काटने था, आंशिक रूप से काट रहा था, इसीलिए इसको कहा गया कि उपग्रह ना बनाओ, दरअसल बौना ग्रह घोषित कर दो। इसी वजह से प्लूटो को बौना ग्रह बना दिया, घोषित कर दिया गया और उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो जो पहले आप 9 ग्रह पढ़ते थे, अब कितने ग्रह माने जाते हैं? 8। तो ये काम कहां पर हुआ था? प्राग शहर में। किस सन में? 2006 की बात है। तो प्लूटो को प्राग सम्मेलन में जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। क्लियर है बात? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगली जो है इसी की राजधानी हंगरी है, तो उसका जो है हंगरी की राजधानी क्या है आपको बताया गया? बुडापेस्ट। फिर आपको बताया गया इसी में जो है रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखापेस्ट, ठीक। और यूगोस्लाविया बताया गया उसकी जो है स्लोवाकिया, इसकी राजधानी जो है ब्रिटिस्लावा, वाकिया इसकी राजधानी क्या है? ब्रिटिस्लावा। तो ये 5 देशों की राजधानी इसके किनारे स्थित है। तो संसार की वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों में होके बहती है? तो वो है आपका डेन्यूब नदी। या पूछा जाए यूरोप की वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों में बहती है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ जो आप अल्पस पर्वत, इधर यूराल पर्वत देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसी यूराल पर्वत से अगर जो हम लोग बात करें तो इसी यूराल पर्वत का जब हम लोग यूक्रेन वाला पार्ट देखें, ब्लॉक होती है, तो यहाँ पर पड़ती हैं वल्दाई की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? वल्दाई की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और इस वल्दाई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और इसके बाद वो जो है बहती हुई दक्षिण और पूर्व की ओर काला सागर में गिरती है। कहां पर गिरती है? काला सागर में गिरती है। और जो ये नदी है इसका नाम है ओल्गा। क्लियर? ठीक। तो ओल्गा नदी कौन सी नदी है? ओल्गा नदी, ओल्गा नदी। तो ओल्गा नदी के बारे में ये हमको जानना है, ठीक, कि ये बहती हुई वल्दाई की पहाड़ियों से काला सागर में गिरती है। ओल्गा काफी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसी वजह से जो ओल्गा नदी है, यह जो है ओल्गा नदी, ओल्गा नदी, इसको अगर जो हम लोग बात करें ओल्गा के बारे में, तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है? ओल्गा। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक, वो है आपका ओल्गा। क्लियर? चले आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक पॉइंट जो आप पो नदी पढ़ रहे थे, इसको जो है इटली की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, इटली की गंगा कहा जाता है। क्लियर है? तो पो नदी को क्या कहा जाता है? इटली की गंगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पर आप स्पेन है, स्पेन में देखेंगे इसकी कैपिटल मैड्रिड है और स्पेन में एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग देखेंगे कैंटब्रियन पर्वत, कैंटब्रियन पर्वत। इस कैंटब्रियन पर्वत से एक नदी निकलती है और उसको नाम है एब्रो नदी, और वो फिर जो है बहती हुई जाएगी दक्षिण की और कहाँ गिरेगी? भूमध्य सागर में गिरती है। क्लियर? तो एब्रो जो है ये आपका आता है एब्रो नदी, ये जो है एब्रो नदी, ये कहां से निकलती है? एब्रो नदी जो है ये आपका निकलेगी एब्रो नदी, तो स्पेन में पड़ेगा आपका, ठीक, कैंटब्रियन पर्वत। कहां से निकलती है? कैंटब्रियन पर्वत। कोई ज्यादा फेमस नदी नहीं है, ठीक, ये सीजनल नदी है, मतलब जब बरसात के दिन आते हैं तब इसमें पानी होता है, वैसे सूखी बिल्कुल रहती है, तो फिर यहाँ पर आर्मेनियन पठार है, इस वजह से। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। एक नदी आती है ओडर नदी। ओडर नदी अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर जो है चेक गणराज्य है, इस चेक गणराज्य से ये निकलती है, ठीक,
और इस चेक गणराज्य में जो है यहाँ से उत्तर की ओर बहना शुरू करेगी और फिर बाल्टिक सागर में गिरेगी और इसको कहते हैं ओडर नदी। कौन सी नदी है? ओडर नदी। ओडर नदी और ये चेक गणराज्य से निकलती है। चेक गणराज्य बहमान का पठार पड़ता है, वहां से निकलती है रिपब्लिक ऑफ चेक से और उत्तर की ओर बहते कहाँ गिरेगी? बाल्टिक सागर में गिरेगी। कहां पर गिरेगी? बाल्टिक सागर में गिरती है। और इसकी विशेषता ये है कि जो ओडर नदी है ये जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा बनाती है। जर्मनी व पोलैंड की सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है, इसलिए इसका नाम आता है। क्लियर है? चले हम लोग बात करेंगे। तो ये थी कुछ नदियों के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट्स और जानेंगे, ठीक, देखेंगे। जो आपका पड़ता है ये अल्प्स पर्वत, यानी कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में एक शहर बहुत फेमस है और उसका नाम आता है जेनेवा। कौन सा शहर आता है? जेनेवा। जेनेवा आता है। जेनेवा के बारे में जानिए। जो जेनेवा है ये क्यों फेमस है? तो जेनेवा में सबसे पहले देखेंगे WHO का मुख्यालय है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां पर है? जेनेवा में है। हम लोग इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, डिटेल पढ़ेंगे। अगला देखेंगे ILO का यहाँ पर मुख्यालय है, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन कहां पर है? ठीक, वो है आपका जिनेवा में। क्लियर? इसके बाद देखेंगे जिनेवा में और क्या है, ठीक, तो WTO का मुख्यालय क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। 1895 में इसकी गाटा एक भारतीय संस्था की स्थापना हुई, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें चेंजेस होते गए फिर इसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। सब डिटेल पढ़ेंगे। इसका भी मुख्यालय तो WHO जो है, ILO और WTO इन सब का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड का एक शहर पड़ता है जिनेवा, वहां पर। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जब हम लोग इसमें देखेंगे तो एक पॉइंट्स आपको ये जानना है, ठीक, ये जब बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर नीदरलैंड पड़ता है, यानी कि अगर हम लोग बात करें नीदरलैंड तो ये जर्मनी का पड़ोसी देश है और नीदरलैंड का एक शहर है, उसका नाम है हेग, ठीक। और हेग में देखा जाए तो यहाँ पर इंटरनेशनल, ठीक, कोर्ट है, यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अगर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के हेग शहर में। क्लियर? चलिए आगे बात करेंगे, देखेंगे। अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो नीदरलैंड का पड़ोसी देश आपका आता है डेनमार्क। क्या आता है? डेनमार्क। हम लोग डेनमार्क की बात करें तो जो डेनमार्क है ये अभी इस साल की भी रिपोर्ट देखेंगे तो दूध के, गाय के दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा अगर देखा जाए देश कौन सा नंबर 1 पर है? तो डेनमार्क आता है। तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला यहाँ पर है। तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है? तो वो है, यानी कि गाय के जो है पालन में सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है विश्व में? तो आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और अगर जो गाय के दूध के उत्पादन में, तभी आपका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे हम लोग बात करेंगे। जो ये डेनमार्क है और इधर तो है, तो इसी डेनमार्क में एक नहर की स्थापना की गई है और उस नहर का नाम है कील नहर। कौन सी नहर है? कील नहर। क्लियर? तो कील नहर की अगर जो हम लोग बात करेंगे इसी में, तो ये क्या करती है कि डेनमार्क में एक नहर बनाई गई कील, और ये देखा जाए तो ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्लियर? तो अगर जो हम लोग बात करेंगे कील नहर कहां पर है, सिचुएशन पूछी जाए, कील नहर, तो ये आपका डेनमार्क
ठीक में बनाई गई है और किसको जोड़ती है, तो ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्लियर है बात। आगे हम लोग अगर देखा जाए, ठीक, तो यहाँ पर बात करेंगे, ये उत्तर सागर है और इधर इंग्लिश चैनल है। यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है। जल संधि का मतलब है दो सागरों का पानी जुड़ना, और उस जल संधि का नाम है डोबर जल संधि। ठीक, क्या नाम है, डोबर जल संधि। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा अगर जो आपसे पूछा जाए कि जो डोबर वाटर स्ट्रेन है, यानी कि जल डब्लू मध्य कहते, तो डोबर जल संधि की बात किया जाए तो ये उत्तर सागर को, ठीक, उत्तर सागर को, ठीक, किससे जोड़ती है, तो उत्तर सागर को ये इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। ठीक, और अलग किसको करती है, तो ये यूके को, यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन भी इसको कहते हैं, इसको किससे अलग करती है, तो फ्रांस से अलग करती है। तो डोबर जल संधि उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, जबकि फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। क्लियर है बात। हम लोग बात करेंगे इसी में, अगला देखेंगे देश अगर बात किया जाए, ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे आगे तो ये पड़ता है आपका पोलैंड और बेलारूस का पड़ोसी, यानी कि, तो इसमें फिनलैंड आता है। क्लियर, क्या आता है, फिनलैंड। हाँ, एक बात, फिनलैंड को जानने से पहले नीदरलैंड की बात करेंगे, एक पॉइंट और देखेंगे। जो नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड में कृषि योग, यानी कलेवर जो एरिया है वो कम था, कृषि योग्य भूमि कम थी। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा समुद्र को पीछे किया, एक बहुत बड़ी समुद्र में दीवार बनाई, और इसके बाद उस दीवार के बाहर अंदर का पानी समुद्र में कर दिया। वो जब प्लेस खाली हो गया तो उसको जो है पूरा क्या है, मिट्टी से लाके बाहर, जहाँ ऊंचे ऊंचे टीले थे, जो अपने यहाँ जब मिट्टी में ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते तो उनको भूड़-डी ऐसे कहा जाता है। ठीक, तो वो ऊंचे मिट्टियों की खुदाई करके उसके बाद उस दीवार को पूरी पटाई कर दी अंदर वाला पार्ट, और वहां पर एक फिर से नया जो है कल्चरल एरिया तैयार किया। क्लियर। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे, ठीक, उस जो नीदरलैंड में जो दीवार खींची गई उसको कहा गया डाइक। क्लियर, क्या कहा गया, डाइक। तो जो है डाइक दीवार की अगर जो बात किया जाए कहां पर पाई जाती है, तो नीदरलैंड में। और जो मिट्टी वाला जो एरिया कृषि योग्य भूमि तैयार की नीदरलैंड ने, उसको पोलर लैंड कहा गया। क्या कहा गया, पोल्डर लैंड कहा गया, पोल्डर लैंड कहा गया। क्लियर। तो डाइक दीवार कहां पर है, नीदरलैंड। क्यों बनाई गई, तो समुद्र का एरिया ताकि खाली किया जाए, पानी को जो है पीछे कर दिया जाए और वहां पर एक नई कृषि योग्य भूमि बनाई जाए। क्लियर है। तो पोल्डर लैंड कहां पर है, नीदरलैंड में। डाइक दीवार कहां पर है, ये भी नीदरलैंड में। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। जब आता है ये फिनलैंड की बात, आप किस पर करेंगे, फिनलैंड। तो फिनलैंड में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े जो है यहाँ पर हिमांशु ग्लेशियर पाए जाते थे। फिर वहां पर क्या है, वो ग्लेशियर जब पिघले तो वहां पर बहुत छोटी छोटी झीलें तैयार हुई। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए 50,000 के करीब झीलें हैं, इसीलिए इसको झीलों वाला देश कहते हैं। क्या कहा जाता है, झीलों वाला देश। किस विश्व में झीलों वाला देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे फिनलैंड का जो पड़ोसी देश है यह है आपका स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक, स्टॉकहोम। इसके बारे में यह जानना है कि जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, 1901 में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ। वैसे 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी 10 दिसंबर को, इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि जो ये पुरस्कार संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और जो भी मानव के विकास के लिए काम करेगा उसको दिया जाएगा।
और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे उनको जो है पुण्यतिथि है, इस दिन उनकी डेथ हो गई थी और उन्हीं की याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया है। ठीक इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने मानव जाति के विकास के लिए काम किया है, इसलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। उसकी घोषणा जो है 1 महीने पहले कर दी जाती है, ठीक, और इसके बाद मिलता कब है तो 10 दिसंबर को। तो स्टॉकहोम की अगर जो बात किया जाए तो वो स्वीडन के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। तो आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, उसमें से इन्होंने जो है शांति का जो पुरस्कार है इसको छोड़ दिया, कहा नहीं जो है शांति का पुरस्कार हम तो 5 क्षेत्रों का जो है वो कहाँ दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ठीक, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा है, फिजिक्स है, और अगर जो हम लोग बात करें केमिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ये सारे जो है, और लिटरेचर है, ये सारे। जबकि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार ये आपको नॉर्वे में दिया जाता है और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। कई बार पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगर बात किया जाए तो देखा जाए, हम लोग देखेंगे तो जो नॉर्वे है ये पूर्वी गोलार्ध में देखा जाए तो जीएमटी से के पड़ोस का ही देश है, यहाँ से ठीक 5 डिग्री पर ये स्थित है। जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में एंट्री करता है तो पहले यहाँ पर सनशाइन होता है, इसके बाद फिर सनसेट होता है, फिर सनशाइन होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की पोजीशन आती है, इसी वजह से रात होगी, दिन होगा, रात होगी, इस तरह की सिचुएशन होती। तो नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है, यानी कि मध्य रात्रि में ही दिन हो जाता है, फिर इस तरह की सिचुएशन। तो नॉर्वे किसका है? स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप का एक भाग है और इसकी राजधानी ओस्लो है और ओस्लो में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बल्कि 5 जो अन्य क्षेत्र हैं उनका नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी इस जो है स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्लियर है? तो जो ये सारे बहुत सारे फैक्ट हैं हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप के बारे में जाने। लास्ट में एक और फैक्ट जानते हैं और इसके बाद हम लोग अपनी बात को समाप्त करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए हम लोग देखेंगे तो जो इटली है, इसी इटली में आपका जो अल्पस पर्वत और एपेनाइन इसके बीच में एक घास का मैदान है और उस घास के मैदान को लंबार्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबार्डी कहते हैं। और ये चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो लंबार्डी घास के मैदान कहाँ है? आपसे पूछा जाए लंबार्डी घास के मैदान कहाँ है, आपका आंसर हो जाएगा इटली। किसके लिए उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो धान की खेती के लिए जाने जाते हैं। क्लियर? और वैसे बड़े पैमाने में अगर देखा जाए तो जैतून और की खेती भी यहाँ पर इटली में होती है, इसलिए फेमस है। अगला हम लोग बात करेंगे, फिर पहुंचेंगे यहाँ पर हंगरी, और हंगरी में जो है यहाँ पर पड़ते हैं घास के मैदान, उनको पुस्ताज कहा जाता है। तो पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे जो आप ये यूक्रेन और बेलारूस यानी यूराल पर्वत का दक्षिण और पूर्वी पार्ट, यहाँ पर बेलारूस, यूक्रेन, ये पहले सब रसिया में ही के पार्ट हैं, यानी सोवियत जो है रूस में आते हैं। तो यहाँ पर जो है देखा जाए एक घास का मैदान है, इसको स्ट्रेपीज कहा जाता है। ज्यादातर आंसर यूरोप वो लिखे आता है रूस, कि रूस में फैले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आप स्ट्रेपीज, लेकिन ये बेलारूस, यूक्रेन, रूस इन सब में फैला। तो जो स्ट्रेपीज हैं ये कहाँ पर है? तो रूस आप कह सकते हैं, बेलारूस कह सकते हैं और यूक्रेन कह सकते हैं। यहाँ पर एक घास का मैदान है और ये जो घास का मैदान है स्ट्रेपीज, ठीक। तो जो स्ट्रेपीज है ये
घास का मैदान गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है और बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गेहूं की खेती होती है। और इस गेहूं की खेती की वजह से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको जो है विश्व की में गेहूं की रोटी की दलिया के नाम से जाना जाता है। तो रोटी की दलिया या गेहूं की दलिया किसको कहा जाता है, तो वो है आपका स्ट्रेपीज। क्लियर। तो ये घास के मैदान लंबार्डी कहाँ है, इटली में। पुस्ताद घास का मैदान हंगरी में। स्ट्रेपीज घास का मैदान कहाँ है, यूक्रेन, बेलारूस या आपका यूरोप, जो भी एक ऑप्शन में हो आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, ठीक, यूरोप। और लास्ट में एक पॉइंट और, जो इधर आपका पश्चिम में अटलांटिक महासागर, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, और इसके अगर जो दक्षिण में महाद्वीप बात किया जाए तो पूर्व में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, तो यहीं पर अगर देखा जाए एक जल संधि पाई जाती है, उसका नाम है जिब्राल्टर। जैसे वहां पर अभी हम लोगों ने डोबर पढ़ा और वो उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, ऐसे यहाँ पर जिब्राल्टर जो जल संधि है ये क्या करती है कि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। क्लियर। तो अगर जो हम लोग बात करें जिब्राल्टर की, तो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक, ये आप भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को किससे कनेक्ट करेगी, तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। किससे, अटलांटिक महासागर से जोड़ती। अलग किसको करती है, तो यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती। कभी कॉन्टिनेंट ना दे, देश दे, तो यूरोप का देश है स्पेन और अफ्रीका का देश है मोरक्को। क्लियर। तो यूरोप का कौन सा देश है, स्पेन। तो अब कभी कभी स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट थे और आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप प्लीज इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।